अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो भाई हम जैसा कि क्लास 10 की इंग्लिश स्टार्ट कर चुके हैं और पहला ही चैप्टर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझा था और उसकी समरी भी याद की थी। तो अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पे। उसकी फुल समरी में आपको बताऊंगी और बीच बीच में जो भी मुश्किल टर्म होगी या जो भी सिनेरियो आपको बताना होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट देना होगा, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और बेल आइकन को दबाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप अपना कोर्स जो है इंग्लिश का वो अच्छे से कंप्लीट कर सकें। ये सारी चीज़ें मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए करवा रही हूँ। आपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपने ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चैप्टर 2 का नाम है द वाइस कैलिफ। इसकी समरी स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं करवा देती हूँ। तो चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं द वाइस कैलिफ। द कैलिफ हारून रशीद। अच्छा, कैलिफ का नाम भी एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछा जाता है तो आपने इसको याद कर लेना है। हारून रशीद जो है वो कैलिफ का नाम है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद कर लेना है। द कैलिफ हारून रशीद वॉज नोन एज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी कि वो एक ऑनेस्ट इंसान थे तो वो अपनी ईमानदारी की वजह से पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। एंड वर्चुअस पर्सनैलिटी का मतलब होता है, वर्चू का मतलब होता है नेक, यानी कि सूफ़ी इंसान होंगे, वो सूफ़ी बुजुर्ग होंगे, एक अच्छे नेक अमल करने वाले इंसान थे वो। तो वो अपनी इस पर्सनैलिटी की वजह से, इन खुसूसियात की वजह से ऑलरेडी मशहूर थे, ठीक है। हिज विजडम एंड इंटेलेक्चुअली वर वेल नोन, ठीक है। उनकी जो अक्लमंदी जो है, सलाहियत थी, अक्लमंदाना सोच थी, दानाई जो थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा जानी जाती थी, पहचानी जाती थी। ही डिड नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो किसी भी मामले में तफरीक नहीं करते थे। डिस्क्रिमिनेशन को मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, यानी कोई तफरीक नहीं करते थे कि अगर कोई फ़ैसला करना है तो वो अमीर या गरीब देखें या काला या गोरा देखें, बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, ठीक है। आई होप कि आपको इनकी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी। आगे चलते हैं। द टू मैन हु वर ब्राउड बिफोर द कैलिफ, जो दो आदमी थे वो किस बात पे लड़ रहे थे बिफोर कैलिफ। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस, उसमें से जो एक शख्स था उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से बताई गई है चैप्टर में कि वो वेल ड्रेस था, यानी कि वेल ड्रेस यानी कि अच्छे साफ सुथरे जो है उसने कपड़े पहने हुए थे। एंड अपेयर टू बी वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीजन, ठीक है। वो एक साफ सुथरा अच्छा रिहायशी जो है वो रिस्पेक्टेबल सिटीजन यानी कि इज्जतदार शहरी दिखाई दे रहा था। वाइल द अदर सीम टू बी अ बेगर, बेगर कहते हैं भिखारी को, ठीक है। तो दूसरा जो शख्स था वो किस तरह से दिखने में लग रहा था कि एक भिखारी है, बिकॉज क्यों, उसकी वजह भी आगे डिफाइन की गई है। ही वॉज इन रैग्स, रैग्स कहते हैं फटे पुराने कपड़ों को, तो वो जो था वो रैग्स में था, फटे पुराने कपड़ों में था। इट लुक लाइक दैट ही वॉज अ वेरी पुअर पर्सन, और वो उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से दिखाई गई है कि वो रैग्स की वजह से एक पुअर पर्सन यानी कि गरीब इंसान लग रहा था, ठीक है। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ भी हमारी इस पॉइंट में वाजे हो गई। हमने क्या सीखा कि दो पर्सनैलिटीज़ हैं, दो आदमी हैं, जिसमें से एक जो है वो वेल ड्रेस है, रिस्पेक्टेबल सिटीजन है, ठीक है, और दूसरा कौन है, वो एक बेगार लग रहा है, जिसकी वजह से क्या है वजह, रैग्स की वजह से, यानी कि फटे पुराने कपड़े हैं, और उसकी वजह से वो क्या लग रहा है, एक गरीब आदमी लग रहा है। ये दोनों पर्सनैलिटीज़ हमारे पास वाजे हो गई और तीसरी पर्सनैलिटी हमारे पास कैलिफ की है, हारून रशीद की है। तो चलते हैं आगे, चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें आगे कहानी क्या बताई गई है। आगे हमारे पास बताया गया है द कैलिफ हारून रशीद वॉज यूज टू विजिट द स्ट्रीट ऑफ बगदाद एट नाइट। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद कर लेना है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि जो कैलिफ थे वो कहाँ की स्ट्रीट जो है वो विज़िट किया करते थे। तो हमें पता है कि बगदाद की स्ट्रीट जो है वो विज़िट किया करते थे, और किस टाइमिंग में करते थे, रात को, यानी कि रात के अंधेरे में वो बगदाद की स्ट्रीट जो है वो विज़िट किया करते थे। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टीज़ ऑफ द पीपल। क्यों किया करते थे, क्योंकि वो खलीफा थे, कैलिफ यानी कि खलीफा थे उस दौर के बगदाद के। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया हुआ था अपने लोगों की प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड करने का, यानी कि खुद जाते थे वो रात को, रात के अंधेरे में, और चेक करते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, या जो भी लोगों को मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो रात के अंधेरे में जाके उसको खुद से
चेक करते थे, खुद से जो है उसकी नॉलेज हासिल किया करते थे। ठीक है, हमने ये भी पॉइंट इसमें क्लियर कर लिया। अब चलते हैं आगे। द कैलिफ वॉज वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट एनिमल रिकग्नाइज देयर मास्टर्स। और कैलिफ के अंदर एक और खसूसियत थी, एक और क्वालिटी थी उनके पास, क्योंकि वो एक अकल रखने वाले, शऊर रखने वाले शख्स थे, दाना शख्स थे। तो उनके पास एक और क्वालिटी क्या थी कि एनिमल्स की जो है वो उनको मालूम था कि जो एनिमल है वो अपने मास्टर को जो है वो अच्छे से पहचान लेता है। ठीक है, तो हमने बहुत जगहों पे पढ़ा हुआ है, हम डिफरेंट एनिमल्स की स्टोरीज भी हमने सुन रखी हैं कि वो अपने मास्टर की कितना ख्याल रखते हैं। अगर मास्टर उनको अच्छे से रखता है, मास्टर उनसे प्यार करता है, मास्टर यानी कि उस एनिमल का जो मालिक होता है, तो वो अगर उसको अच्छे से रखता है, अगर मालिक को जानवर से मोहब्बत है तो जानवर को ही मालिक से मोहब्बत हो जाती है। और उनको इस बारे में मालूम था, उस फैक्ट को वो जानते थे। आगे ये सारी सिनेरियो जो है, अब हमारे पास स्टोरी चलता है, ये सारी चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, ही ऑर्डर्ड बोथ द बेगर एंड द रिच मैन टू टच द हॉर्स वन बाय वन। ठीक है, तो उन्होंने एक हॉर्स यानी कि एक घोड़े की लड़ाई है, एक सिटीजन है यानी कि जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन, जो वेल ड्रेस आदमी था वो, और उसका दूसरा उम्मीदवार कौन है, एक बेगर है जो कि दिखने में एक गरीब आदमी लगता है, जो कि रैग्स पहना हुआ है। ठीक है, तो उसका फैसला करना है, और किसने करना है, कैलिफ ने करना है। और जबकि कैलिफ को ऑलरेडी मालूम है कि वो एनिमल जो है अपने मास्टर को अच्छी तरह से पहचान लेता है, तो उन्होंने फैसला करना है। अब चलते हैं आगे स्टोरी में। यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं लड़ाई झगड़ा, जो बहस थी वो किस बात की थी भाई, वो बहस थी कि डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बेगर वॉज ओवर अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। लड़ाई किस बारे में थी, लड़ाई थी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के बारे में थी। ये भी आपने याद रखना है कि लड़ाई किस बारे में थी। ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल था जिसके ऊपर लड़ाई हो रही थी। तो भाई वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स था जिसके ऊपर बहस की जा रही थी। किसके दरमियान थी, एक रिच मैन के दरमियान थी, और दूसरा कौन था, इस कैरेक्टर, इस कहानी का कैरेक्टर बेगर था यानी कि भिखारी था। बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग ओवर इट एंड क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द हॉर्स। और दोनों ही क्या बात कर रहे थे, बेगर भी और जो रिच मैन था वो भी किस बात की क्लेमिंग कर रहे थे कि ओनरशिप, यानी रिच मैन कह रहा था कि इस घोड़े का मालिक मैं हूँ, और बेगर कह रहा था कि भाई ये घोड़ा मेरा है। ठीक है, तो अब इसका फैसला किसने करना था, कैलिफ ने करना था। और कैलिफ को ऑलरेडी मालूम है कि भाई वो एनिमल जो है वो अपने मास्टर को अच्छे से पहचानता है, तो उसने फैसला किस तरह से किया ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। बोथ ऑफ देम वर स्वेरिंग दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू देम। दोनों जो क्लेम क्या कर रहे थे कि भाई ये जो घोड़ा है वो मेरा है। दोनों ही यही बात पे भजित थे कि भाई ये जो घोड़ा है वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है, यानी कि ये मेरा घोड़ा है और मैं इसका मास्टर हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं कि स्टोरी का एंड क्या हुआ और किस तरह से कैलिफ ने फैसला किया। द रिच मैन टोल्ड द कैलिफ। रिच मैन ने कैलिफ को क्या बताया, कैलिफ को बताया दैट वाइल ही वॉज राइडिंग टू द सिटी गेट। जब वो सिटी गेट की तरफ जो है वो घोड़े पे अपनी राइड कर रहा था, तो उसने क्या देखा, ही सॉ द बेगर। उसने क्या देखा कि जो भिखारी है वो लिम्पिंग ऑन द रोड, यानी कि रगड़ रहा है, एक तरह से घसीटता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ही फेल्ट पिटी ऑन हिज कंडीशन। उसको तरस आया उस भिखारी को देख के, और उसने क्या सोचा, एंड गेव अ राइड टू द सिटी गेट। उसने क्या सोचा, उसने बोला भाई मेरे पास घोड़ा है तो मैं कुछ देर नीचे चल लेता हूँ, यानी कि घोड़े के साथ चल लेता हूँ, और इस भिखारी को जो कि ऑलरेडी लंगड़ाता हुआ चल रहा है, इस बेचारे को सिटी गेट तक जो है वो राइड दे देता हूँ। व्हेन दे रीच टू द सिटी गेट, और जब उसने ऐसा किया यानी कि भिखारी को अपने घोड़े पे बिठाया और उसको जब सिटी गेट तक पहुंचाया, तो क्या हुआ आगे, द बेगर रिफ्यूज टू गेट डाउन द हॉर्स। जो बेगर था उसने क्या किया भाई, उसने बोला कि भाई ये घोड़ा मेरा है, और उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। उसने क्या कहा बेगर ने, बेगार जो था वो धोखा दे रहा था। उसने जो है क्या किया भाई, ये कि ओनरशिप ले ली कि ये घोड़ा मेरा है। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, एंड क्लेम इट्स ओनरशिप। ठीक है, एट द टच ऑफ द रिच मैन हैंड। कैलिफ ने किस तरह से फैसला किया भाई, कैलिफ ने बोला कि दोनों बारी बारी जो है वो हॉर्स को टच करेंगे, अपना हाथ जो है वो घोड़े के ऊपर फेरेंगे, और उसमें फैसला हो जाएगा कि ये इसका जो घोड़े का जो है असली मास्टर कौन है। तो जब रिच मैन ने जो है अपने घोड़े को टच किया, द हॉर्स स्नॉट, यानी कि उसको अच्छा लगा, जो है इस तरह से एक घोड़े की आवाज़ होती है
जिससे मालूम होता है घोड़े ने जो जिस तरह के जेस्चर्स दिए, ये कह सकते हैं आप, उसकी बॉडी लैंग्वेज से क्या मालूम हुआ। एंड नाइटेड विद द प्लेजर, उसको प्लेजर यानी कि अच्छा लगा। जब रिच मैन ने घोड़े को हाथ लगाया तो उसे घोड़े को अच्छा लगा और वो खुश हुआ। बट एट द टच ऑफ बेगर्स हैंड, जब भिखारी ने उसको टच किया यानी कि घोड़े को टच किया, विंस्ड एंड डिसलाइकनेस एज इट डिड नॉट लाइक इट। ठीक है, तो उसने क्या किया, विंस्ड किया यानी कि हिनहिनाया एक तरह से, कि मुझे जो उसको जो घोड़े को है वो अच्छा नहीं लगा कि अगर उसने बैगार्ड ने जो है उसको टच किया है। और उसने क्या शो किया, डिसलाइकनेस शो की। कब की, बैगर के हैंड लगाने पर, यानी कि जब बैगर ने उसे टच किया तो उसको बुरा लगा और उसने डिसलाइकनेस शो की। द कैलिफ इमीडिएटली प्रूव दैट, कैलिफ ने फ़ौरन ही फैसला कर दिया, किस तरह से फैसला कर दिया, दैट द रिच मैन वॉज द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स एंड द बेगर वॉज अ लायर। तो क्या फैसला हुआ भाई, फैसला ये हुआ कि जो रिच मैन है वो है असल ओनर हॉर्स का, क्योंकि उसको प्लेजर मिला था, जो है हॉर्स ने जो है प्लेजर शो किया था। और जो बेगर है उसके हक में क्या फैसला हुआ कि भाई वो एक झूठा आदमी है, झूठा शख्स है और उसको सज़ा होगी। ठीक है, द कैलिफ सेड टू द बेगर दैट ही वॉज अ लायर। कैलिफ ने बेगर को बोला, भाई तुम जो है वो झूठे शख्स हो, एंड विंग्ड मैन एंड टायर्ड टू रॉब एन ऑनेस्ट मैन, और एक तो है तुम झूठे मक्कार शख्स हो और तुमने क्या किया है, एक अच्छे शख्स को, ईमानदार शख्स को तुमने लूटने की कोशिश की है। रॉब कहते हैं लूटने को। द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बेगर ऑन द कंडीशन, कैलिफ ने बोला कि भाई तुम्हें जो है एक तरह से सज़ा होगी, लेकिन अगर जो है वो तुम्हें रिच मैन तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम्हारी जो है सज़ा माफ़ की जा सकती है, तुम्हें छोड़ा जा सकता है। इफ़ ही बैग फॉरगिवनेस, और अगर वो बेगार जो है वो रिच मैन से माफ़ी मांगे और रिच मैन जो है उसे वो माफ़ कर दे तो उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। और बेगर ने क्या किया भाई, उससे रिच मैन से माफ़ी मांगी। आफ्टर गेटिंग द हॉर्स, रिच मैन रीडली फॉरगिव द बेगर, जैसे ही रिच मैन को उसका हॉर्स मिला और बेगर ने माफ़ी मांगी तो रिच मैन ने क्या किया, बेगर को जो है वो माफ़ कर दिया। एंड फेल्ट सॉरी, यानी कि बेगर ने जो है उससे माफ़ी मांगी तो रिच मैन ने उसे माफ़ कर दिया। ही टुक आउट हिज पर्स, और रिच मैन ने क्या किया, यहाँ पे ही यानी कि रिच मैन की बात की जा रही है कि रिच मैन ने जो है वो अपना पर्स निकाला। एंड गेव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन, और एक मुट्ठी जो है वो गोल्ड कॉइन की बेगर को दी। उस वक्त जो है पैसे जो है वो गोल्ड कॉइन्स की कंडीशन होती थी, गोल्ड कॉइन जो है वो लिए दिए जाते थे, तिजारत के लिए भी गोल्ड कॉइन जो है वो आ चुके थे। तो रिच मैन ने क्या किया, बेगर को जो है एक भरा हुआ हाथ, एक मुट्ठी जो है वो अपने पर्स से निकाल के गोल्ड कॉइन्स दी। दिस नोबल एक्शन ऑफ दिस रिच मैन प्लीज्ड एवरीबॉडी इन द कोर्ट, जो कोर्ट था जहाँ पे फैसला किया जा रहा था, उसने जो है क्या किया, इस एक्शन ने, रिच मैन के इस एक्शन ने हर किसी को मुतासिर किया और हर किसी को खुशी हुई कि कितना अच्छा है ये रिच मैन, कि अगर वो चाहता तो उसको माफ़ ना करता और उसको सज़ा दिलवा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, एक अच्छा एक्शन किया, एक नोबल एक्ट किया कि जो कि मिसाल बन गई। तो ये थी आज की समरी, ये था आज का चैप्टर, और इसका जो मैंने सारी चीज़ें, सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया है आपके लिए। एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की भी समरी मिल जाए। So please like my video, share my videos and subscribe my channel. Thank